फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि फोर्स क्या होती है। फोर्स का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उस ऑब्जेक्ट को या तो मैं पुश करूं या फिर मैं उसको अपनी तरफ खींचूं। ठीक है, पुशिंग इफेक्ट या पुलिंग इफेक्ट, इसको हम बोल देते हैं फोर्स। ठीक है। उसके अलावा लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, या मान लो मैं यहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ हूँ, कोई आगे पीछे से धक्का दे दे, कोई पुश कर दे, तो इसका मतलब क्या है कि मैं या तो गिर जाऊंगा। ठीक है, अगर मैं खड़ा हुआ हूँ तो शायद मैं थोड़ा सा आगे दौड़ने लगूंगा। ठीक। तो आप ये समझिएगा कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आ जाता है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं, पुल करते हैं, तो भी वो मोशन में आ जाता है। ठीक है। कोई चेयर रखी हुई है, उसको अगर मैं पुल करूंगा, खींचूंगा, तो वो मेरी तरफ आएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर हम फोर्स लगाएंगे तभी मोशन प्रोड्यूस होगा। अच्छा, अब मोशन प्रोड्यूस होगा तो मोशन के भी अलग अलग तरीके के टाइप्स हैं, अलग अलग तरीके के लॉज हैं। तो इस चैप्टर में मुझे टोटली फोर्स देखना है, और ये देखना है कि फोर्स की वजह से मोशन होता है, मोशन के क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या लॉज हैं। जैसे कि एक दो एग्जांपल कल आपको बताए थे कि हम बस में बैठे हुए हैं, बस अचानक से झटके से चलती है, तो हम क्या करते हैं, हम पीछे की तरफ ऐसे गिर जाते हैं। ठीक है ना, ऐसे पीछे की तरफ हमको झटका लगता है। या बस अगर बड़ी तेज चल रही है और हम उसमें बैठे में अचानक से ब्रेक लगाने पड़ जाए, तो हमें आगे की तरफ झटका लगता है। ठीक है, तो ये कुछ लॉज हैं मोशन के कि ऐसा होता है। ठीक। फिर अब जो है, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि फोर्स होता क्या है। तो सबसे पहले आप नोट करें फोर्स की डेफिनेशन लिखेंगे। फोर्स, इसमें लिखेंगे अ पुश और पुल। अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी बॉडी को पुश करेंगे, किसी भी बॉडी को खींचेंगे, तो वो क्या है, वो पुश और पुल, उसी को हम फोर्स बोल देते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अ फोर्स कैन नॉट बी सीन। अ फोर्स A force cannot be seen, full stop. A force can be judged only. A force cannot be seen. A force can be judged only by the effects which it can produce, by the effects which it can produce, by the effects which it can produce in various bodies around us, in various bodies around us. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अ फोर्स कैन प्रोड्यूस, a force can produce following a force can produce following effects. Following effects. फर्स्ट लिखेंगे, मूव अ स्टेशनरी बॉडी। मूव अ स्टेशनरी बॉडी। सेकंड इफेक्ट है, स्टॉप अ मूविंग बॉडी। स्टॉप अ मूविंग बॉडी। थर्ड है, चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। चेंज द स्पीड ऑफ अ
चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। फोर्थ है चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। फिफ्थ है चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। अब आप ये देखिएगा, यहाँ पर ऐसा है अ फोर्स कैन नॉट बी सीन। फोर्स भी हवा की तरह है, दिखाई नहीं देती, सिर्फ उसको जज किया जा सकता है। ठीक है, हम ये कहेंगे अ फोर्स कैन बी जज्ड ओनली बाय द इफेक्ट्स व्हिच इट कैन प्रोड्यूस इन वेरियस बॉडीज अराउंड अस। ठीक, कोई मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जो रखा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट अचानक से चलने लगे, तो ऐसा तो है नहीं कि उसके अंदर कोई एनर्जी आ गई है कहीं से, उसको कहीं ना कहीं से कोई फोर्स मिल रही है। कैसे? या तो कोई उसको पुश कर रहा है, या कोई उसको पुल कर रहा है, या फिर उसके अंदर कोई मोटर लगी हुई है, उस मोटर से उसको फोर्स मिल रही है। तो फोर्स तो है ही, तभी वो चलेगी। तो हम ये कहेंगे कि फोर्स को मैं देख नहीं सकता, मैं उसको महसूस कर सकता हूँ। कोई रुकी हुई बॉडी है, वो चलने लगे, तो मैं कहूंगा कि उस पर कोई फोर्स लग रही है। अच्छा, तो अलग अलग इफेक्ट्स क्या है? मूव अ स्टेशनरी बॉडी, फोर्स क्या करेगी? एक रुकी हुई बॉडी को चला सकती है, पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट, स्टॉप अ मूविंग बॉडी, एक चलती हुई बॉडी को रोक सकती है। ठीक है, तो फोर्स जो है एक रुकी हुई बॉडी को चला सकती है, एक चलती हुई बॉडी को रोक सकती है। उसके बाद थर्ड है चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। हम क्रिकेट खेलते हैं, बॉलर ने बॉल फेंकी, हमने बैट लिया और बैट से हमने उसको स्ट्राइक किया। तो जो बॉल थी वो बॉल हमारी तरफ आ रही थी, हमने उसको स्ट्राइक करा, तो हमने क्या करा? हमने फोर्स लगाई ना उस पर। तो हमने बैट की हेल्प से उस पर फोर्स लगाई, तो उसकी डायरेक्शन पहले हमारी तरफ थी, अब हमसे दूर हो गई, तो हमने उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया बाई अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, तो ये हो गया चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। क्या है कि बॉल आ रही थी बहुत धीरे 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 धीरे, मुश्किल से मान लो 5 मीटर पर सेकेंड या 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मैंने खींच के उस पर शॉट मारा, वो चली गई 10 मीटर पर सेकेंड पर। मैंने क्या करा? मैंने उसकी स्पीड को बढ़ा दिया। ठीक है, डायरेक्शन वाला आपको बता ही दिया, बॉल आ रही थी सामने से, हमने शॉट मारा तो बॉल दूसरी तरफ जाने लगी, तो इससे क्या हुआ? डायरेक्शन चेंज हो गया। फिफ्थ है चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। शेप और साइज कैसे चेंज होगा किसी भी बॉडी का? मान लीजिए हम आटा गूंद रहे हैं, है ना, तो बड़ा सा वो गूंद लिया उसको, आटे को, अगर हमने उस पर फोर्स लगाई तो वो टेढ़ा मेढ़ा जैसा हम चाहें वैसा हो सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट नोट करेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बेटा 1 मिनट वेट करिए, 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं, 1 मिनट वेट करें सर।
हाँ जी, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस में नोट करें अब नेक्स्ट आप, if the resultant of all the forces, if the resultant of if the resultant of all the forces acting on a body is zero, if the resultant of all the forces acting on a body if the resultant of all the forces acting on a body is zero, the forces are called balanced forces. The forces the forces are called balanced forces. जब भी मैं फ्लोर दिखाता हूँ ना, तो फ्लोर को इस तरीके से दिखाएंगे कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके नीचे ऐसे ऐसे छोटी 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 लाइंस बना देंगे, इसका मतलब ये फ्लोर है। ठीक है, तो फ्लोर का नीचे वाला, जमीन से नीचे वाला हिस्सा ऐसे दिखा देंगे। फ्लोर के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है। अब यहाँ पर फोर्स इधर मैं लिख रहा हूँ, फोर्स ऑफ अवर पुश वुडन बॉक्स और इधर है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे है, वेट ऑफ बॉक्स रिएक्शन फोर्स exerted by ground, रिएक्शन फोर्स exerted by ground। अब जरा देखिएगा, एक ना वुडन बॉक्स रखा हुआ है जमीन के ऊपर। हाँ, बताओ, बता रहा हूँ अभी। तो अभी क्या है कि एक बड़ा सा ना वुडन बॉक्स रखा हुआ है ग्राउंड पर, और हमने क्या करा, हम ना उस पर, भारी है काफी, हम उस पर ताकत लगाए जा रहे हैं लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो हिल नहीं रहा है, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम ये कहेंगे भाई बड़ा भारी है, इसको हम कितना भी पुश कर लें, कितना भी धक्का दें, ये चलेगा ही नहीं आगे, वो मूव ही नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन वहीं अगर कोई बहुत भारी बॉक्स है, बहुत ज्यादा भारी बॉक्स है, और हमने उसको ऐसे फर्श पर रखा हुआ है जिसके ऊपर एक ल्यूब्रिकेंट लगा रखा है, ल्यूब्रिकेंट मतलब कोई चिकनी चीज लगा रखी है, फॉर एग्जांपल मोबिल ऑयल है या फिर कोई ग्रीस है, तो उससे क्या होता है कि फ्रिक्शन, मोबिल ऑयल या ग्रीस, मोबिल ऑयल क्या होता है जो साइकिल में या मोटर बाइक्स वगैरह में, इसमें सब में जो मूवेबल पार्ट्स होते हैं मशीनरी के, उसमें लगाया जाता है ताकि वो स्मूथली मूव कर सके। तो उससे क्या होता है कि हम जब भी कभी कोई चिकनी चीज लगा देते हैं, हमने मान लीजिए कोई ऑयल वो फर्श पर बिखेर दिया, और उसके ऊपर हमने एक बड़ा भारी सा बॉक्स रखा, तो आप ये सोचो एक छोटा सा बच्चा भी उसको आराम से पुश करता हुआ चला जाएगा। उसका रीजन क्या है कि जब हम किसी भी सरफेस पर ऑयल लगा देते हैं या ल्यूब्रिकेंट लगा देते हैं, तो फ्रिक्शन की फोर्स खत्म हो जाती है, उसकी अपोजिशन वाली फोर्स खत्म हो जाती है। ठीक है ना, आप रफ ग्राउंड पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, भारी ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसको पुश करेंगे, वो आराम से वो पुश नहीं हो पाएगा। आप जैसे यहाँ पर टाइल्स लगी हुई हैं, आप टाइल्स पर किसी चीज को रखेंगे तो वो ऑलरेडी बहुत स्मूथ होती है,
तो वहां पर आप किसी चीज को पुश करेंगे तो आप भारी से भारी चीज को भी पुश कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज है कि यहाँ पर इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और हमारा जो पुश है वो दोनों वो दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस करें, तो ये वुडन बॉक्स मूव नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल समझिए। आप समझो कि बीच में कोई एक बॉक्स रखा हुआ है या हवा में है कोई चीज, हवा में कोई चीज है और हम क्या करते हैं, हम बराबर ताकत लगाते हैं उस पर, उसको पुश करते हैं। उधर सामने हमारा फ्रेंड खड़ा हुआ है, वो भी उतनी ही ताकत जितनी हम लगा रहे हैं वो भी उतनी ही ताकत लगा रहा है, तो हम दोनों की फोर्स एक दूसरे को नलीफाई कर देगी और वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट एज इट इज बीच में ही रुका रहेगा। समझ गए? वो ऑब्जेक्ट बीच में ही रुका रहेगा। अब ऐसा होता है कि मान लीजिए तो हमारा दोनों का, मेरा और मेरे फ्रेंड का रिजल्टेंट क्या हो गया, फोर्स का जीरो। मेरी फोर्स मान लीजिए, देखिए फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो अब उसमें ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए 5 न्यूटन की फोर्स मैं लगा रहा हूँ और सामने से उसी ऑब्जेक्ट पर 5 न्यूटन की फोर्स मेरा फ्रेंड लगा रहा है, ठीक है। तो हमारी फोर्स तो दोनों की बराबर हो गई। तो 5 - 5 कितना हो गया, क्योंकि मेरी फोर्स इस डायरेक्शन में है, उसकी फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो अगर मेरी वाली फोर्स को पॉजिटिव मान लिया जाए तो उसकी फोर्स ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गई क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो 5 - 5 कितना हो गया, जीरो, ठीक है। अब सोचिएगा कि मैं लगा रहा हूँ 5 न्यूटन की फोर्स, वो लगा रहा है 3 न्यूटन की फोर्स, तो मेरी फोर्स उससे कितनी ज्यादा है, 2 न्यूटन ज्यादा है। तो इसका मतलब 2 न्यूटन की फोर्स से वो बॉक्स धीरे 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 आगे खिसकना शुरू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे निकलता है कि आप ये देखेंगे कि जो फोर्सेस हैं उन फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, अगर अपोजिट है तो एक को पॉजिटिव लो, एक को नेगेटिव लो और सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। भाई मैं भी एक बॉक्स को 5 न्यूटन की फोर्स से पुश कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड भी उसी डायरेक्शन में उसको पुश कर रहा है 2 न्यूटन की फोर्स से मान लीजिए, तो मुझे भी लगेगा कि यार उतनी ताकत लगानी नहीं पड़ रही, बड़े आराम से खिसक रहा है। और उसको भी लगेगा कि उतनी ताकत लगानी नहीं पड़ रही, क्यों, उसकी फोर्स को मेरा सपोर्ट मिल गया, मेरी फोर्स को उसका सपोर्ट मिल गया, रिजल्टेंट फोर्स 5 + 2 कितना हो गया, 7 न्यूटन हो गया। तो जब दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होती हैं तो ऐड हो जाती हैं, जब दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट। तो अगर रिजल्टेंट, सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर जीरो है तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट जहां है वहीं रुका रहेगा, ठीक है ना। मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर, मेरा फ्रेंड मेरे को पीछे से धक्का लगा रहा है, उधर से दूसरा फ्रेंड है वो मुझे आगे से पीछे की तरफ धक्का लगा रहा है, तो मैं आराम से खड़ा हूँ, लगाए जाओ बेटा धक्का, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। कभी क्या होता है कि पीछे जो है एक फ्रेंड और आ जाता है, दो आ जाते हैं, तो फिर तो मैं आगे की तरफ खिसकता चला जाऊँ, ठीक है ना। तो ये रिजल्टेंट होता है कि कौन सी फोर्स ज्यादा है, ठीक। अच्छा, तो इसको कहते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस, कि जब दोनों फोर्सेस बराबर हों। वाले सर बच्चे को बताइए। हाँ जी बेटा बताइए। सर हाँ जी, हाँ सर जी अगर बोलिए। फ्लोर सर अगर फ्लोर पे ऑयल गिरा हो और अगर ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हो तो सर फिर भी मूव नहीं करेगा। बिल्कुल मैं बताता हूँ, अगर फोर्स पर, इस पर फ्लोर पर अगर ऑयल लगा हुआ हो और तब मैं किसी चीज को पुश करूंगा तो वो आसानी से पुश हो जाएगी, क्योंकि फ्लोर पर अगर ऑयल लगा हुआ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, फ्रिक्शन की फोर्स बहुत कम हो जाती है। मतलब आप जरा सा उसको धक्का देंगे तो वो जरा से धक्के से भी फिसलना शुरू कर जाएगा। नो सर, अगर ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं तो हाँ, मूव करेगा वो। हाँ, तब मूव नहीं तब करेगा। अगर अपोजिट, अगर इधर से भी फोर्स लगाते हैं और इधर से भी कोई फोर्स लगाता है, ठीक है, तो अगर बराबर फोर्सेस हैं तो फिर वो मूव नहीं करेगा। और अगर एक का फोर्स ज्यादा है तो जिसका फोर्स ज्यादा है उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाएगा, ओके सर। ठीक है। कुछ पूछ रहे हैं? अच्छा, पता नहीं चलता ना मास्क में आवाज कहाँ से आ रही है। चलिए जी, ठीक है। उसके बाद तो एक्सक्यूज मी इसका सर। हाँ जी बेटा बताइए। सर मुझे ये पूछना था कि अगर आपको पीछे से ज्यादा पुश मिल रहा है और आगे से कम पुश मिल रहा है तो फिर आप आगे मूव करोगे? बिल्कुल सही, अगर हमें पीछे से ज्यादा पुश मिल रहा है और आगे से कम पुश मिल रहा है तो हम आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, ओके सर। ठीक है। अब जरा देखिएगा, हम ये कहते हैं कि एक गेम होता है टग ऑफ वॉर, जानते हैं, जिसमें रस्सी होती है, 8-10 बंदे इधर खड़े हो जाते हैं, 8-10 बंदे उधर और खींचते हैं। तो उसमें आप ये सोचो कि इधर वालों का भी अगर फोर्स बराबर हो और उधर वालों का भी फोर्स बराबर हो, तो लगाते जाओ जान, थक जाओगे, लेकिन ये नहीं पता चल पाएगा कि कौन जीता कौन हारा, तो वो मैच टाई हो जाता है उसमें, ठीक है। तो ये भी एक बैलेंस फोर्सेस का एग्जांपल है। अगर इधर वाले सारे पर्सन ने उतनी फोर्स लगाई, उधर वालों ने उतनी फोर्स लगाई, तो फिर मैच टाई हो जाता है।
तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। ये रोप किसी भी डायरेक्शन में फिर मूव नहीं करेगी। उसके बाद अगला नोट करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस, या इसी में लिख लें नेक्स्ट पॉइंट करके। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी if the resultant of all the forces if the resultant of all the forces acting on a body is not zero, comma, the forces are called unbalanced forces. The forces are called unbalanced forces. सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। पता नहीं बेटा, यहाँ मुझे तो ठीक दिखाई दे रहा है। बाकी बच्चे बताइए, किसी और को प्रॉब्लम है? सर क्लियर है। क्लियर। क्लियर है। देखो बेदार, हो सकता है कुछ नेट का इशू हो जाएगी ठीक। ठीक है सर। अच्छा हाँ, ये रिएक्शन तो रह ही गया। ये रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन का मतलब ये होता है बेटा कि जो भी ना, जब हम बात करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है नीचे, तो वो जमीन पर ही क्यों रखा हुआ है? वो जमीन पर इस वजह से रखा हुआ है कि मैं उसको अगर हवा में रखने की कोशिश करूंगा ना, तो ग्रेविटी उसको खींच लेगी अपनी तरफ, वो अल्टीमेटली गिरेगा जमीन पर ही। जमीन पर वो क्यों गिर रहा है? जमीन पर वो इस वजह से गिर रहा है क्योंकि जमीन पर क्या है कि जमीन पर एक सरफेस है। उस सरफेस ने उसको और नीचे जाने से रोक लिया। तो जो अर्थ है ना, अर्थ के सेंटर की तरफ हमेशा ग्रेविटेशनल पुल लगता है। ग्रेविटेशनल पुल जो है वो अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है, क्योंकि जो भी जमीन है उस सरफेस ने उसको रोक लिया। अब आप सोचें कि हम तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, जो ग्राउंड होता है ना, जो जमीन होती है, जो अर्थ होती है, वहीं पर लगेगा ग्रेविटेशनल पुल। अगर वहीं पर जाकर कोई चीज रुकने लगे, तो मैं यहाँ 7th फ्लोर पर खड़ा हुआ हूँ, किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करूंगा, वो ऑब्जेक्ट को फ्लोर को तोड़ते हुए 6th फ्लोर को, 5th को, 4th को, सबको तोड़ते हुए और फाइनली जमीन पर जाकर रुकेगा। ठीक है? अगर अगर जमीन तक ही जाकर उसको रुकना है, तो वो सब कुछ तोड़ता हुआ चला जाएगा, वो ग्राउंड पर ही रुकेगा। मैं यहाँ पर खड़ा हुआ, मैं भी नीचे चला जाऊंगा। समझ रहे हैं? तो हमको रोकती क्या चीज है? हमको एक सरफेस रोकती है। जो अर्थ है, अर्थ की सरफेस ने हमको रोक रखा है। नहीं तो हम कहाँ जाकर रुकेंगे? हम अर्थ के सेंटर पर जाकर रुकेंगे। ठीक है? तो जो सरफेस है, वो सरफेस ही किसी न किसी चीज को रोकती है। तो आप ये समझिए कि इस वुडन बॉक्स को, अगर मान लीजिए ये सरफेस ना होती, तो ये वुडन बॉक्स जो है ये नीचे की तरफ जाता। लेकिन सरफेस है, उसने उसको रोक रखा है। रोक कैसे रखा है? सरफेस ने एक फोर्स लगा रखी है, दैट फोर्स इज कॉल्ड रिएक्शन। ये जो सरफेस है, इसने जितना इस बॉक्स का वेट है, उतनी ही इसने फोर्स लगा रखी है, दैट फोर्स इज कॉल्ड रिएक्शन। अब सोचो कि ये जो सरफेस है ना, ये बड़ी सॉफ्ट है, थोड़ी मतलब नाजुक है, या समझ लीजिए कि उस पर जो मिट्टी वगैरह लगी हुई है, वो ऐसी है कि वो डैम्प हो सकती है, मतलब दब सकती है। तो आप ये सोचिए, और वुडन बॉक्स जो बड़ा भारी है, तो क्या होगा कि इसका जो वेट है वो लगातार नीचे की तरफ एक्ट करता जाएगा। वो तब तक एक्ट करता जाएगा जब तक उसको बराबर का रिएक्शन नहीं मिलता। रिएक्शन भी एक फोर्स है, बराबर का रिएक्शन नहीं मिलता। तो हम अगर उसको हटाने की कोशिश करेंगे, तो हम देखेंगे बिकॉज द सरफेस वाज सॉफ्ट, तो वो सरफेस थोड़ी सी दब गई अंदर की तरफ। समझ गए मेरी बात?
ठीक है। तो रिएक्शन sir. जो है वो हमेशा सरफेस एक रिएक्शन देती है, ठीक है। और जो अट्रैक्शन होता है वो कहाँ तक होता है, वो अर्थ के सेंटर की तरफ होता है। बताइए, दोबारा बताऊं? आप ये देखिएगा कि अगर बीच में यहाँ सरफेस ना होती तो ये बॉक्स कहाँ जाता, ये बॉक्स जमीन के अंदर 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 कहाँ तक चला जाता, अर्थ के सेंटर तक। अर्थ एक स्फीयर है, अर्थ एक स्फीयर है, उस स्फीयर की सरफेस पर हम रहते हैं, हम अर्थ के अंदर नहीं रहते, हम अर्थ के ऊपर रहते हैं। ये सबको पता है ना ये चीज। तो आप ये सोचिए कि ये है अर्थ, और हमने यहाँ पर एक बॉल को ड्रॉप करा तो बॉल जो है वो यहाँ पर जाकर रुकी। ये स्फीयर है, स्फीयर इज लाइक अ बॉल, तो बॉल का एक सेंटर तो होगा ना। अगर अगर यहाँ पर एक बड़ा सा होल कर दिया जाए, ऐसा, ऐसा अगर होल कर दिया जाए, ठीक है, बल्कि कहाँ तक कर दिया जाए होल, होल भी यहाँ तक कर दिया जाए, यहाँ तक, ठीक, मतलब ऐसी कर दी जाए इसकी सरफेस, इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया जाए अगर अर्थ में, ठीक, तो क्या होगा, ये जो बॉल है, ये बॉल यहाँ जाकर रुकेगी नहीं, ये बॉल यहाँ रुकेगी सेंटर पर। अब ये सेंटर पे कल कोई सरफेस हो या ना हो, सेंटर पर चाहिए हवा में लटक जाएगी, क्योंकि उसके बाद इस पर ग्रेविटेशनल पुल लगेगा नहीं। ग्रेविटेशनल पुल सेंटर तक लगता है, उसके बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं भाई? मैं यहाँ से इस पेन को, ये जो पेन है, इस पेन को मैं लेकर आता हूँ अपनी तरफ, लेकर आता हूँ, लेकर आता हूँ, यहाँ तक आकर रुक जाएगा क्योंकि यहाँ मेरी बॉडी आ गई। अब इसके आगे तो नहीं जा पाएगा ना ये, ठीक। तो हम ये कहेंगे कि क्योंकि यहाँ पर सरफेस आ गई है तो ये पेन यहाँ पर आकर रुक गया। इसी तरीके से जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी अर्थ के सेंटर तक लगती है तो ये बॉल यहाँ तक आकर रुकेगी। लेकिन इतना बड़ा जो होल करना है अर्थ के सरफेस में, दैट इज नॉट पॉसिबल। आदमी ज्यादा से ज्यादा इतना कर पाएगा, इतना कर पाएगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। आप अगर देखेंगे भी, किसी आप बड़े से बड़े मॉल में भी चले जाएं तो वहां पर भी 2 बेसमेंट लेवल होंगे, 3 बेसमेंट लेवल होंगे, उससे ज्यादा नहीं खोदा जाता। उससे ज्यादा खुदाई करेंगे तो पानी निकल जाएगा, या कुछ और दूसरी चीजें निकलनी शुरू हो जाएंगी, या दैट विल बी मोर डेंजरस। जितना ज्यादा हम अर्थ के सेंटर की तरफ जाते हैं, हालांकि 36,000 किलोमीटर होता है उसका रेडियस, तो उतना खोदना पॉसिबल भी नहीं होता, ठीक। तो अगर फिर भी जितना ज्यादा आप अर्थ के सेंटर की तरफ जाने की सोचोगे, अर्थ के सेंटर पर क्या होता है, पिघला हुआ लावा होता है, पिघला हुआ लावा, मोल्टन लावा जिसको बोलते हैं। तो वहां तक पहुंचना इंसान के बस की बात नहीं है, आदमी पिघल के वैसे ही मर जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से हमें ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि साइंटिस्ट ने रिसर्च करने के बाद में प्रूव करके दिखाया है इस चीज को, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के सेंटर तक लगती है। तो बॉल ग्राउंड पर क्यों रुक जाती है, क्योंकि ग्राउंड पर उसको एक रिएक्शन मिल गया, एक सरफेस मिल गई, तो रुकेगी, उसके आगे नहीं जाएगी। मैं 7th फ्लोर पर खड़ा हुआ हूँ तो बॉल को ड्रॉप करूंगा, वो इस फ्लोर पर क्यों रुक गई, क्योंकि उसको सरफेस मिल गई, ठीक है। आप होल कर देंगे तो वो फिर नीचे तक जाएगी, आप और होल करेंगे और नीचे तक जाएगी, और कब तक जाती जाएगी, जब तक उसको अर्थ के सेंटर तक वो ना पहुंच जाए। तो अगर ये टेबल भी यहाँ पर रखी हुई है, ये चेयर भी यहाँ पर रखी हुई है, तो इस पर कॉन्स्टेंटली फोर्स लगा रही है कौन, ग्रेविटी। ग्रेविटी इस पर कॉन्स्टेंटली फोर्स लगा रही है। अच्छा, एक चीज हर बच्चे को हमेशा याद रखनी है, बता रहा हूँ, याद रखना, ग्रेविटेशन जो है और ग्रेविटी वो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। इसी चैप्टर में हमें पढ़ना है, एक होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अनदर ऑब्जेक्ट। मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूँ, आप मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम है, इतना कम है कि हम एक दूसरे से टकरा नहीं रहे हैं। अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए तो हमारी टक्कर हो जाएगी, समझ रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने पानी की 2 बूंदे ली, वाटर की ड्रॉप्स, बहुत छोटी छोटी ड्रॉप्स, उनको थोड़ा नजदीक नजदीक रख दिया, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे दोनों ड्रॉप्स मिल जाती हैं। क्यों मिलती हैं, क्यों मिलती हैं, कौन सा फोर्स लग रहा है उस पर, हमने तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया, हमने तो उसको पानी को ऐसे हाथ से भी ऐसे नहीं करा कि जाओ और मिलो, वो मिलती हैं बिकॉज एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस अर्थ, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अनदर ऑब्जेक्ट। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दुनिया की किसी भी चीज के बीच में, ठीक है, जैसे मैं बात करूं सन की, और अगर मैं बात करूं अर्थ की, ठीक है, तो अर्थ और सन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, मैं खड़ा हुआ हूँ इधर, और इधर ये एक टेबल है या चेयर है, तो ये भी मैं इसको अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ये मेरे को अपनी तरफ खींच रही है, तो इसका लिविंग और नॉन लिविंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये दीवार भी मुझे खींच रही है, मैं इस दीवार को खींच रहा हूँ, लेकिन है क्या,
कि हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना कम है कि वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, हम उसको देख नहीं पा रहे। मेरी बात समझ में आ गई? हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो अब ये कहा जाता है कि कोई भी दुनिया की एक चीज और दुनिया की दूसरी चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर उन दो चीजों में से, अगर उन दो ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो जाए, समझ गए, देन दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। कोई अगर बोले ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में कुछ डिफरेंस है, आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, पागल है तू, क्या पूछ रहा है? ठीक है, तो फिर सीधा सीधा दिमाग में यही आता है कि वो समझ जाता है कि भाई आपने पढ़ा कैसा है। तो एक चीज समझिएगा, दुनिया की कोई भी चीज दुनिया की दूसरी चीज को अट्रैक्ट करती है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और उन दो चीजों में से अगर एक चीज अर्थ हो जाए, अगर एक चीज अर्थ हो जाए, तो हम ये बोलेंगे कि तब उस ग्रेविटेशनल फोर्स को ही ग्रेविटी कह दिया जाता है। समझ गए? मार्स में और वीनस में, मार्स और वीनस दो अलग अलग प्लैनेट्स हैं, तो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। वो दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उन दोनों के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलेंगे ग्रेविटेशन। लेकिन मार्स और अर्थ के बीच में, क्योंकि अब एक एक ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अर्थ हो गया, मार्स और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी इज स्पेसिफिकली फॉर अर्थ एंड ग्रेविटेशन इज फॉर एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स। हर यूनिवर्स में अच्छा हर एक ऑब्जेक्ट के लिए जो फोर्स है वो ग्रेविटेशन। बताइए क्या पूछ रहे हैं वेदांत? सर, जैसे आप कह रहे हो मार्स और वीनस में ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो सर मार्स और वीनस कभी टकराते क्यों नहीं अगर उनमें ग्रेविटेशनल बिल्कुल फोर्स सही है? कह रहे हैं। मार्स और वीनस टकराते इस वजह से नहीं है क्योंकि वो जो फोर्सेस हैं वो फोर्सेस बहुत कम है। मैं तो बता रहा हूँ ना, जैसे आप बैठे हुए हो और आपके सामने आपका लैपटॉप रखा हुआ है, तो आपका लैपटॉप भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है और आप भी उस लैपटॉप को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आप और आपका लैपटॉप टकराता क्यों नहीं है? उसका रीजन सिर्फ यही है कि वो जो फोर्स है वो फोर्स बहुत ज्यादा कम है। लेकिन फोर्स तो है ना, लेकिन वो बहुत ज्यादा कम है। समझ गए मेरी बात? तो सर, ये भी तो कहते हैं कि अर्थ की जैसे अपनी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसमें ग्रेविटेशनल लेयर है पूरी, जिसमें मून भी आता है, तो सर वैसे हाँ, नहीं होती किसी और प्लेनेट पे? नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, कि जब हम अर्थ की बात करते हैं ना, जब हम अर्थ की बात करते हैं तो जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को ग्रेविटी बोल दिया जाता है अर्थ के केस में। और जो ग्रेविटेशनल लेयर आप बता रहे हो, वो लेयर आप दूसरी चीज बता रहे हो, वो ये है कि जब हम अर्थ से ऊपर उठते जाते हैं, शायद वो फिल्म देखी होगी आपने, कौन सी थी वो, तो फिल्म आई थी ना वो, मिशन मंगल, हाँ। तो वो शायद वो फिल्म का ध्यान आ रहा होगा कि उसको वो ग्रेविटेशनल लेयर से ऊपर उठा देना है उसको, जो रॉकेट जो भेजा था उन्होंने, कि फिर उसके बाद अर्थ उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो हाँ, एक डिस्टेंस जरूर होता है कि अगर वो डिस्टेंस बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, तो फिर ग्रेविटी धीरे 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 कम हो जाती है। समझ गए? तो जब भी किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, तो सैटेलाइट को, अब वो ज्यादा डीप में चला जाएगा, एस्केप वेलोसिटी होती है। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप का मतलब क्या होता है, भाग जाना, गायब हो जाना। ठीक, तो एस्केप वेलोसिटी उसको बोलते हैं कि अगर उतनी वेलोसिटी से हमने अर्थ से किसी चीज को फेंक दिया बाहर, फिर वो वापस नहीं आएगी। वो वापस नहीं आएगी, क्यों? एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम फेंकेंगे ना एस्केप वेलोसिटी के साथ में, तो वो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल रीजन है, जिसको ये ग्रेविटेशनल लेयर बोल रहे हैं, उस ग्रेविटेशनल लेयर को एक्सीड कर जाएगी, उसके बाहर चली जाएगी। उसके बाहर चली जाएगी तो फिर वो अर्थ उसको खींच ही नहीं पाएगी। तो वो स्पेस में ऐसे ही जैसे बाकी चीजें घूमती रहती हैं, ऐसी घूमती रहेगी स्पेस। बताइए बेटा, क्लियर है? यस सर। So, हाँ जी, कुछ और पूछ रहे हैं? आन्या, आन्या कुछ पूछ रहे थे? नो सर। अच्छा ठीक है, चलिए जी। तो अगला आप नोट करेंगे इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन।
न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के ना 3 लॉ होते हैं, न्यूटन के 3 लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ की बात करेंगे। नोट करेंगे, न्यूटन हैज गिवन 3 लॉज टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बॉडीज। Newton has given 3 laws to describe the motion. Newton has given 3 laws to describe the motion of bodies. Full stop. फिर हेडिंग डालेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये वही है जिसके बारे में कल आपको कुछ एग्जांपल्स देकर बताया था। नोट करें, द बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, a body at rest will remain at rest, a body at rest will remain at rest, will remain at rest, and a body in motion will continue in motion. And a body in motion will continue in motion, will continue in motion in a straight line with a uniform speed. In a straight line with a uniform, in a straight line with a uniform speed, comma, unless it is compelled by an external force, unless it is compelled by an external force, unless it is compelled by an external force to change its state of rest, to change its state of rest, or of uniform motion, or of uniform motion. अब देखिएगा, ये वही चीज है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना प्रेफर करेगी, इट टेंड्स टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल एजेंट फोर्स ना लगा दे, ठीक है, अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। तो जब तक वो चाहेगी तब तक रेस्ट में रहेगी, लेकिन जैसे ही उस पर कोई बाहर से, उस बॉडी पर कोई बाहर से फोर्स लगाएगा, तो अगर वो रेस्ट में है तो फिर वो रेस्ट में नहीं रहेगी, मोशन में आ गई। एक बॉडी जब चाहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो बॉडी चाहेगी कि वो मोशन में ही रहे, वो रुके ही ना, लेकिन कोई फोर्स लगाकर उसको रोका जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी बॉल को ऐसे ही लुढ़का दिया, ऐसे ही फेंक दिया, तो वो बॉल लुढ़कती रहेगी, धीरे धीरे जाती रहेगी आगे, लेकिन धीरे धीरे जाके फाइनली वो रुकेगी ना। बॉडी तो लगातार मूव करना चाहती है, हमने फोर्स लगा दिया तो वो फोर्स लग गई उस पर, अब वो खत्म नहीं होगी फोर्स, लेकिन एक दूसरी फोर्स उसको रोकती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ
फ्रिक्शन, ठीक है। और फ्रिक्शन को ये कहा जाता है, हम ताकत लगा रहे हैं चलने में, हमारी सारी ताकत खत्म करे दे रहा है ये फ्रिक्शन, ये तो बड़ा शैतान है। तो इसी वजह से फ्रिक्शन को शैतान मतलब एविल, एविल, इसीलिए फ्रिक्शन को एविल बोला जाता है। अब ये है कि भाई मैं चल के अपने घर जा रहा हूँ, भाई मुझे घर पर जाकर रुकना भी तो है। अगर मैंने चलना शुरू करा और फ्रिक्शन ही ना होता तो मैं चलता ही चला जाता, फिर तो मैं रुकता ही नहीं। घर पे मम्मी पापा सब आवाज देते, बेटा आजा घर आ गया तेरा, तो कहेंगे नहीं नहीं और फोर्स लगी हुई है, अब तो मैं रुक ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो वो जो फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन का होना भी जरूरी है, मतलब फ्रिक्शन नेसेसरी है। तो एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का, बहुत आता है क्वेश्चन, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल, शैतान तो ये है क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं और ये हमारी फोर्स को अपोज कर रहा है, थका रहा है हमको। क्यों थका रहा है भाई, एक तो वैसी गर्मी इतनी है, तो थका रहा है फालतू में हमें। तो एविल तो ये है, लेकिन नेसेसरी भी है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो पता चला चल रहे हैं तो भाई चल ही रहे हैं, फिर रुक ही नहीं रहे, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी है, तो ये एक नेसेसरी शैतान है, नेसेसरी एविल है। तो उस चीज को हमें एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। अब जरा देखेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, फॉर एग्जाम्पल हमने घर में कारपेट बिछाया है, उस कारपेट पे ना बहुत दिनों से बिछा हुआ है, बड़ी गंदगी हो गई, धूल जम गई उसके अंदर। अब हमने कहा कि या तो उसको वैक्यूम क्लीनर से साफ करो, वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो कैसे करेंगे साफ, क्या करते हैं, उसको लेकर दोनों जो उसके कॉर्नर्स हैं उसको लेकर क्लैंप से लटका दिया जाता है। लटकाने के बाद पतली सी कोई डंडी लेकर, स्टिक लेकर, और उसको ऐसे बीट करते हैं, ठीक है। कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक टू क्लीन इट। तो होता क्या है कि कारपेट को मैंने बीट किया, मैंने मारा, ठीक है। तो कारपेट इस तरीके से सोचिएगा कि ये कारपेट है, तो कारपेट ऐसे टंगा हुआ है, मैंने इसको ऐसे मारा, जब मैंने इसको ऐसे स्ट्राइक करा तो कारपेट एक सेकंड के लिए या आधे सेकंड के लिए कारपेट हल्का सा ऐसा हो जाएगा, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पर डिपॉजिटेड थे, डस्ट पार्टिकल रेस्ट में थे तो रेस्ट में ही रहना चाहेंगे। तो कारपेट तो पीछे हो गया, डस्ट पार्टिकल हवा में रह गए, ग्रेविटी लगी, जो डस्ट पार्टिकल्स है नीचे बैठ गए। फिर कारपेट आगे आया, कुछ और डस्ट पार्टिकल्स थे जो लग गए उस पर, दोबारा टच हो गया, हमने फिर मारा डंडा उसको, वो फिर पीछे गया, तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो हवा में रह गए, बिकॉज दोज डस्ट पार्टिकल्स टेंड टू रिमेन इन रेस्ट, क्योंकि वो रेस्ट में ही रहना चाहते थे। तो वो यही रेस्ट में हवा में लटक गए, हवा में तो लटक नहीं सकते क्योंकि ग्रेविटी नाम की एक चीज है, तो न्यूटन बाबा की ग्रेविटी ने उनको नीचे खींच लिया। तो वो धीरे 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 करके ऐसे हमने हर एक कॉर्नर पर स्टिक से हम बीट करते गए, जिस कॉर्नर पर मैं स्टिक मारता था वही कॉर्नर पीछे को चला जाता था, वहां के डस्ट पार्टिकल्स हवा में लटके रह जाते थे, ग्रेविटी नीचे खींचती थी, नीचे बैठ जाते थे। डस्ट पार्टिकल्स को फोर्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने जो स्ट्राइक करा, हमने जो स्ट्राइक करा, तो आप जो कह रहे हैं हमने जब स्ट्राइक करा तो जिस पोर्शन पर मैंने स्ट्राइक करा वहां पर भी डस्ट पार्टिकल्स बैठे हुए थे, तो वो पोर्शन पर वो वाले डस्ट पार्टिकल तो कारपेट के साथ ही पीछे चले गए, लेकिन उसके आजू बाजू वाले जो डस्ट पार्टिकल्स थे उसको तो फोर्स नहीं दिया हमने, तो वो सारे रेस्ट में रहे, वो नीचे आ गए। इसीलिए सिर्फ एक जगह पर नहीं बीट करेंगे आप, हर जगह थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर बीट करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, फिर आपको जब दिखाई देगा कि हाँ अब ये साफ हो गया, अब इस पर किसी तरीके की कोई धूल मट्टी नजर नहीं आ रही है, नाउ माई जॉब इज डन, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किस चीज का है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है। उसके बाद आप देखिए और भी इसके बड़े लाइव एग्जाम्पल्स हैं जो हम डेली रूटीन लाइफ में से अपना देख सकते हैं। कैसा है कि एक कॉइन है, सोचिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। हमने क्या करा कि ये एक टम्बलर ले लिया, ग्लास टम्बलर, ग्लास टम्बलर के अंदर पानी भर दिया हमने, इसमें पानी भरा हुआ है यहाँ तक, और इसकी जो सरफेस है ना, इसकी सरफेस पर मैंने ना एक कार्ड रख दिया ऐसे, ग्लास की सरफेस पर एक कार्ड रखा हुआ है, तो ग्लास का टॉप पोर्शन मेरे को दिखाई नहीं देगा, और मैंने यहाँ पर बीच में 1 रुपए का या 2 रुपए का सिक्का रख दिया, कॉइन, मैंने यहाँ पर कॉइन रख दिया। अब क्या है, जो ये कार्ड है ना, ये कार्ड बड़ा चिकना वाला कार्ड है, एकदम स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है ये, मतलब फ्रिक्शन इसमें बहुत कम है। जैसे लेमिनेटेड कार्ड समझ लीजिए, लेमिनेटेड कार्ड है, उस पर आप उंगली भी अपना ऐसे घुमाएंगे तो उंगली आपको फिसलती हुई लगती है उसके ऊपर। आपने क्या करा कि बड़ी जोर से, जैसे कैरम बोर्ड में मारते हैं ना ऐसे स्ट्राइकर पर, आपने बड़ी जोर से ऐसे उंगली मारी, कहाँ पर, इस पर मारी आपने उंगली। अब ये जो कॉइन है, कॉइन की टेंडेंसी क्या है
ये रेस्ट में था, रुका हुआ था, तो कॉइन विल टेंड टू रिमेन एट रेस्ट। आप कहोगे जी कार्डबोर्ड भी तो रेस्ट में था, ये भी तो रेस्ट में रहना चाहेगा, तो हमने कहा कि नहीं, इस पर तो मैंने बाहर से बड़ी जोर से उंगली मारी अपनी ताकि ये निकल ले, तो ये तो निकल लिया, और कॉइन जो है वो बेचारा यहीं रह गया क्योंकि उस पर तो फोर्स नहीं लगाई थी ना। बचा कुचा काम थोड़ा बहुत ये हो जाता कि अगर फ्रिक्शन होता तो शायद कार्ड के साथ कॉइन भी चिपक कर थोड़ा आगे गिर जाता, लेकिन हुआ क्या, वो जैसे टॉम एंड जेरी में दिखाते हैं ना, वो नीचे से सरफेस हट गई और फिर वो टॉम सोचता है नीचे गिरना है या नहीं गिरना है, फिर गिरता है, वो काम हो जाता है कॉइन के साथ में। फिर आपने स्ट्राइक करा तो ये कार्डबोर्ड तो निकल गया और कॉइन बेचारा सीधा पानी के अंदर। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कॉइन रेस्ट में था, कॉइन रेस्ट में था एंड इट विल ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट ओनली। अगर कॉइन पर फोर्स लगाते तो कॉइन निकल लेता, फोर्स तो किस पर लगाई है, फोर्स तो कार्डबोर्ड पर लगाई है, तो कार्डबोर्ड चला गया। समझ गए, सभी को क्लियर है बेटा, बाकी बच्चे बताएं। यस सर। Yes, sir. सर हाँ, Yes, sir. तो ये जो चीजें है ना, ये चीजें, ये जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ये एग्जांपल्स पेपर में पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है बताओ, वो नहीं, वो तो बच्चों वाली चीज हो गई, 9th क्लास में आ गए अब आप लोग, तो थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखते हैं, वो कार वाला एग्जाम्पल तो आपको बताया था, और सोचिएगा, एक एप्पल ट्री है, उस एप्पल ट्री पर बहुत सारे एप्पल लगे हुए हैं। अब हमने क्या करा, कोई आया, मतलब बहुत ताकतवर कोई आदमी आया, उसने उसकी जो एक ब्रांच है, उसकी ब्रांच को पकड़ा और जैसे बंदर हिला देता है ना उसको बुरी तरह से, उसने पकड़ के उसको खूब अच्छे से शेक कर दिया। ठीक है, पूरी ब्रांच को उसको हिला दिया अच्छे से। अब क्या होगा, उसने ब्रांच को तो हिलाया, तो ब्रांच तो पूरी हिल गई। अब ब्रांच के साथ बेचारे जो फ्रूट्स लटके हुए थे, जो एप्पल्स थे, उनको पता ही नहीं था कि भाई हम पर अचानक से ऐसे हमला बोल दिया जाएगा, तो क्या होगा, ब्रांच तो हिल गई, बट जो फ्रूट्स हैं, दे टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट में थे तो रेस्ट में ही रहना चाहेंगे, तो वो बेचारे अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो पाए, और वो क्या होते हैं अल्टीमेटली, अल्टीमेटली फिर वो टूट जाते हैं, टूट के नीचे गिर जाते हैं, ये होता है। दूसरा, हम ये बोलते हैं कि इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी बाई वर्च्यू ऑफ विच, एक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई बॉडी, मतलब ये सवाल तो आता होगा ना मन में कि एक जो बॉडी है, वो बॉडी रेस्ट में क्यों रहना चाहती है, एक बॉडी जो मोशन में है वो मोशन में क्यों रहना चाहती है। तो इस चीज की एक्सप्लेनेशन में हम ये कहेंगे कि ये एक प्रॉपर्टी होती है, और उस प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं क्या, इनर्शिया, उसको इनर्शिया बोलते हैं। अगर बॉडी रेस्ट में रहना चाहेगी तो उसको बोलेंगे, उसके अंदर उस टाइम क्या प्रॉपर्टी है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर बॉडी मोशन में रहना चाहेगी तो उसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। आज आप 9th क्लास में हैं, जब 11th में जाएंगे तो तीसरी टाइप की भी एक प्रॉपर्टी बताई जाती है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तीसरी भी आती है एक इनर्शिया। ठीक है, लेकिन 9th में दो ही है, तो इसमें एक डेफिनेशन और लिखेंगे, तो इसके ना, आपके पास लखमीर सिंह हो, आपके पास एनसीईआरटी हो, या स्कूल में टीचर्स कोई मटेरियल देते हो, तो एक बार उसमें पढ़ना और एग्जांपल्स देखना, इसके कोई भी एग्जांपल ना समझ में आए तो बताना, मैं आपको बताऊंगा उस पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे लग रहा है। अच्छा, थर्ड लॉ के तो बता ही सकते हैं, थर्ड लॉ के तो बता ही सकते हैं, नहीं, थर्ड लॉ का तो एग्जाम्पल बता ही सकते हो। कोई बच्चा चाटा मारता है तो आप भी पलट के चाटा मार देते हो, भाई न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करता हूँ मैं तो, ठीक है, तूने मेरे को मारा मैं भी तेरे को मारूंगा। ठीक है, तो वो तो बच्चा बच्चा जानता है, थर्ड फोर्थ क्लास का बच्चा भी जानता है कि सर इसने मेरे को मारा तो मैंने इसको मारा, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये तो जानते हैं ना सब। सेकंड लॉ थोड़ा सा टिपिकल है, वो समझाना पड़ेगा। ठीक, एक नोट करें आप यहाँ पर, द प्रॉपर्टी इनर्शिया, हेडिंग डालेंगे बेटा इनर्शिया, इनर्शिया इसमें लिखेंगे द प्रॉपर्टी the property by virtue of which a body at rest, a body at rest tends to remain at rest,
tends to remain at rest, or a body in motion tends to remain in motion. Remain in its state of motion लिखे ज़्यादा सही है. Tends to remain in its state of motion is called inertia. ठीक है ना, ये जो प्रॉपर्टी होती है इस प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं इनर्शिया. ठीक है, तो यही इसके एग्जांपल्स हैं. उसके बाद इसमें एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बेटा मोमेंटम का. ठीक है, इसमें इनर्शिया है और फिर मोमेंटम का है. तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आपसे इनर्शिया की डेफिनेशन पूछ ली जाए, लेकिन 99% जो चांसेस हैं इसमें वो ऐसे ही मज़ेदार एग्जांपल्स वाले ही हैं. एग्जांपल्स पूछे जाएंगे और उसमें कहा जाएगा कि आप बताइए इसमें कौन सा लॉ लग रहा है. तो थर्ड लॉ का तो देख लिया, आप बता ही दोगे. थर्ड लॉ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. फर्स्ट लॉ वाला बस वो आपको आइडेंटिफाई करना है. सेकंड लॉ पर न्यूमेरिकल आता है. सेकंड लॉ पर न्यूमेरिकल आता है, तो सेकंड लॉ आपको कल समझाता हूँ. ठीक है, आज के लिए इतना ही कर लीजिए. थैंक यू सर. ओके ओके Thank you, sir. Thank you, sir. ओके. Sir, अब